एंजल, Present, sir. अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, Present, sir. पूजा, Present, sir. भूमिका, मितेश, साहिल, प्रेजेंट सर। स्टेफी, Present, sir. ओम पटेल, प्रेजेंट। केशवी राणा, Present, sir. कृपल, दर्शनिका, टिशा, Present, sir. दर्शित, प्रेजेंट। वंश दलाल, प्रेजेंट सर। मयूर, खुशबू, निराली, लीजा, Present, sir. अच्छा निराली है। निराली चौधरी, लीजा, Yes, sir. Present. ओके ओके, लीजा, तनुश्री, Present, sir. दीप चौधरी, प्रेजेंट। तन्वी, शिवानी, कैनिल, प्रेजेंट। संजो, अदिति, जील, चलो स्टार्ट करते अपन क्लास, ठीक है। तो जो बच्चों ने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है उसके पास फिर से एक और मौका आ गया है, और अभी भी आप पढ़ने लग जाओ तो आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। अभी से भी अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई चालू करते हो तो आप टॉपर बन सकते हो, आपके पास पूरी संभावना है, ठीक है। माई स्पीकर इज नॉट वर्किंग, लीजा गामित इज ऑल्सो प्रेजेंट, ओके। एनीबडी एल्स इज रिमेनिंग, लेट मी नो। लीजा गामित इज प्रेजेंट, यस। और कोई है? और कोई बाकी है जिसकी अटेंडेंस रहती है? जल्दी से बता दो। कृपल गामित, ओके। इसके अलावा अगर कोई रहता है तो कृपया अपनी अटेंडेंस बता दें, अन्यथा उसकी एब्सेंट लगा दी जाएगी। पढ़ने वाले बच्चों कृपया ध्यान दें, जिस बच्चे की अटेंडेंस रह गई है कृपया अपनी अटेंडेंस बताने का प्रयास करें, अथवा आपकी एब्सेंट लगा दी जाएगी। चलो, ऐसी अनाउंसमेंट होती है जब आप ट्रेन में स्टेशन पे जाते हो ना, इस तरह की अनाउंसमेंट आपको सुनने की मिलती है। यात्रियों कृपया ध्यान दें, मैंने वहीं कन्वर्ट कर दिया, बच्चों कृपया ध्यान दें। काफ़ी टाइम सुना हो गया ना, ट्रेन वगैरह मेरे ख्याल से अब स्टार्ट हो गई है। 15 अक्टूबर का डेट था ट्रेन स्टार्ट होने का। हाँ, काफ़ी टाइम से स्टेशन के दर्शन नहीं किए, नहीं तो ऐसा लगता था, हाँ बहुत अच्छा लगता था। स्टेशन पे खड़े होने की एक अलग ही फीलिंग आती थी। वॉइस कट हो रहा है क्या मेरा? अरे वॉइस तो आ रहा है ना प्रॉपरली। सैटरडे आपने प्रेजेंट नहीं लिखी थी, चलो ठीक है, सैटरडे को भी मैं आपकी प्रेजेंट लगा दूंगा, लीजा की, ठीक है। मैंने टेक्स्ट किया था, ओके बेटा, आपकी प्रेजेंट लग गई। और बताओ, और कोई दिक्कत है तो बताओ, या हम क्लास स्टार्ट करें अब? वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? ये केशवी के यहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा बेटा, इसलिए इसको वॉइस नहीं आता है। चलो
स्टार्ट करते अपन क्लास। आज की क्लास भी रिवीजन क्लास है, बहुत बेसिक से आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको बड़े प्यार से बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, स्पीड अपन तेज रखें या स्लो रखें, मेरे को ये बताओ। स्पीड आपको प्रीवियस क्लास की ठीक लगी थी या फिर हम उससे थोड़ी स्लो कर दें? जैसा आप बोलोगे अपन उस पेज पे चलेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आना चाहिए। अरे यार, ये क्यों बार बार हैंग हो रहा है आज, क्या प्रॉब्लम हो रही है? नेटवर्क का इशू यहाँ भी आ रहा है मेरे ख्याल से। चालू हो जा बेटा। हाँ, हो गया हो गया। चलो, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे? हम सबको गॉस थ्योरम बड़े अच्छे से आती है, गॉस थ्योरम को हम बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको गॉस थ्योरम आती है। आओ एक एग्जांपल देखते हैं गॉस थ्योरम का बढ़िया सा। सपोज करो आपको एक प्लेन शीट दी है, ठीक है। यू हैव गिवन अ प्लेन शीट which is placed on the, आपके पास 3 एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, है ना। सपोज अपने पास 3 एक्सिस है, सबको पता रहता है 3 ही एक्सिस होती है, 3 से ज़्यादा तो होती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा वो, 3D में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे आपको एक एरिया दिया है विच इज प्रेजेंट इन योर एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इस रेक्टेंगल का लेंथ आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर्स और इसका विड्थ आपको दिया हुआ है 2 मीटर्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, इस तरह से पास हो रही है। अब हम लोग मैग्नेटिज्म वगैरह सब पढ़ चुके हैं, तो हमें ये सब साइन से हम तो जेड एक्सिस में शो ना भी करूँ, अगर मैं इसको ऐसे भी शो करूँ तो भी आप मेरे ख्याल से समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरह से पास हो रही है which is into the plane, ठीक है। क्योंकि हम ये सब चीज़ों से अब जानकार हो चुके हैं, तो हमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इनटू द प्लेन है आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। अब मैं जेड एक्सिस को ऐसे शो करूँ, ये मेरा नया तरीका है। अब मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द फ्लक्स through this area, what is the value of flux through this area। फ्लक्स का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन पे और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन दिया है जेड एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप ले लो विच इज 5 न्यूटन पर कूलम इन जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया हुआ है, आपको एरिया भी बताया कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल रखा है विच इज ऑन द एक्स वाई प्लेन। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का वैल्यू हमें निकालना है कि फ्लक्स का वैल्यू कितना हो, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, सब लोग समझ गए? हाँ, तो
फ्लक्स निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स इज डिफाइंड एज E डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, देखो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विच इज़ 5 न्यूटन पर कूलम विच इज़ के कैप। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है मेरे को एरिया के साथ। तो देखो एरिया का वेक्टर कहाँ पे लाई करेगा, बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? एरिया का डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, आप सबको पता होना चाहिए ये बात। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? यस, कौन बताएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लूंगा मैं? नॉर्मल टू द सरफेस, बिल्कुल सही जवाब। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर जो आपका होगा इस रेक्टेंगल का, वो इस एरिया से बाहर की तरफ निकल के आ रहा होगा। इस एरिया से कहाँ आ रहा होगा? इस एरिया के नॉर्मल का मतलब हो गया आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा डॉट। एरिया वेक्टर आपका नॉर्मल है, मतलब इस सरफेस से आपकी तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो बाहर की तरफ अगर आ रहा है तो मैं उसको लिख सकता हूँ, अगर अंदर की तरफ मैंने के कैप लिया है तो बाहर की तरफ मैं माइनस के कैप लिख सकता हूँ। एरिया को मैं क्या लिखूँगा, 1.5 इंटू 2 मतलब 3, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर जा रहा है और एरिया वेक्टर आपका बाहर आ रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, योर नेट फ्लक्स विल बी -15, ठीक है। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, -15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सबको समझ आया सवाल? अरे सिंपल सा सवाल है। अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना है, एरिया का डायरेक्शन लेना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना है, तो हमें फ्लक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते कई बार। चलो और एग्जांपल्स देखो। सपोज करो आपका एरिया वेक्टर इधर लाई करता, है ना, अभी तो मैंने आपको XY प्लेन में दे दिया। सपोज आपका एरिया वेक्टर इधर कहीं लाई करता, कई बार वो बोल देता है आपका जो एरिया लाई कर रहा है वो YZ प्लेन में लाई कर रहा है। दिस इज योर X, दिस इज योर Y एंड दिस इज योर Z। सपोज आपका एरिया वेक्टर इधर लाई कर, एरिया आपका इधर लाई कर रहा है इस प्लेन में, ठीक है। तो एरिया का वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो नॉर्मल टू द सरफेस आपका एरिया वेक्टर होगा X एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, I कैप की डायरेक्शन। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो आपका इस डायरेक्शन में पास हो रहा है। अब आप बता सकते हो इसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ऐसे पास कर रहा है, एरिया वेक्टर आपका ऐसे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? हाँ, अब बताओ फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। 0 क्यों हो गया, क्योंकि एंगल अपना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना हो गया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल आपका हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। फ्लक्स का वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि इस एरिया को कोई भी फील्ड लाइंस कट करके नहीं जाएंगी। जितनी भी फील्ड लाइंस है वो इसके ऐसे पैरेलल पास हो जाएगी। नन ऑफ द फील्ड लाइंस विल कट दिस सरफेस, ऑल द फील्ड लाइंस विल पास पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। इसके पैरेलल क्रॉस हो जाएगी। कई बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का दोनों का वेक्टर दे देता है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वेक्टर दे दिया, दैट इज योर 5 I कैप -4 J कैप +4 K कैप। और एरिया का भी हमें वेक्टर दे दिया। सपोज करो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 2 I कैप -J कैप इंटू 10⁻²। इतना मीटर स्क्वायर अपने को एरिया दे दिया और बोला गया बेटा फाइंड करो व्हाट इज द फ्लक्स।
सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी दे दिया, एरिया का वेक्टर भी दे दिया, तो क्या अपन फ्लक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से? यस, कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? बिल्कुल सही बात है। जल्दी से डॉट प्रोडक्ट करो और मुझे बताओ फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा। सब लोग फाइंड करके बताएंगे, जल्दी से फ्लक्स का वैल्यू फाइंड करके बताओगे मेरे को। बी फास्ट। ये रिवीजन क्लास में हमारी स्पीड बहुत फटाफट होनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, हमें लगना चाहिए हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है? जितना स्पीडली कैलकुलेट करोगे उतना मज़ा आएगा। हाँ, किसी का आंसर आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? अरे इतना क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? इतना लंबा तो क्वेश्चन भी नहीं है, लगे पड़े हो सबके सब। अरे सिंपल डॉट प्रोडक्ट कराओ इसको। 5i कैप, देखो सिंपल तरीका ये होता है, i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 10, j वाले को j से मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया 4, और 10 की पावर -2 लगा दो, बात खत्म। आ गया आपका फ्लक्स का वैल्यू। इसमें इतना क्या सोच रहे हो? आंसर इज 14 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है कि नहीं? अरे गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने, सही किया ना? चेक तो कर लो एक बार। डॉट प्रोडक्ट ही करवाना है ना अपन को। इतना सोचते हो पता नहीं यार। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप न्यूटन पर कूलम, एंड एरिया वेक्टर इज गिवन टू यू +5 k कैप मीटर स्क्वायर, है ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स? जल्दी से बताओ। फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा? E डॉट ए करना है, E डॉट ए। देखो इसका I कंपोनेंट J कंपोनेंट है, लेकिन एरिया का कोई भी I J कंपोनेंट नहीं है, तो K कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दो बस। 5 1 जा 5। द आंसर इज 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस विल बी योर आंसर। खत्म। ठीक है ना? अरे K कैप नहीं आएगा। अभी कई बच्चे देखो 5K लिख रहे हैं। अरे फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, कल ही बताया था। फ्लक्स में कभी भी डायरेक्शन नहीं आता है। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करवाते हो, E डॉट ए आप लिखते हो, तो ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बात को समझो। हाँ चलो, इतनी बात का ध्यान रखो। आगे आ जाओ। सपोज करो मैंने आपको दिया, हाँ
अब मैंने आपको एक सर्कुलर कॉइल दिया, ठीक है, सर्कुलर रीजन दिया, और सर्कुलर एरिया है आपका, सपोज करो एक रेडियस दे दिया है 0.1 मीटर का। सपोज वही आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। अब मैंने यहाँ पे एक एरिया रखा और सर्कुलर एरिया है जो कि इस तरह से थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है, मतलब नॉर्मल के साथ इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया रखा, ठीक है। इसका रेडियस आपको गिवन है। मैं एक्सेस को मिटा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। सपोज करो इस तरह का हमें एक सर्कुलर रीजन दिया हुआ है, इस तरह का एक सर्कुलर रीजन दिया हुआ है, और इसका जो नॉर्मल एक्सिस है वो ऐसे पास हो रहा है। दिस इज द नॉर्मल एक्सिस, और नॉर्मल एक्सिस का जो वाई एक्सिस के साथ एंगल है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये आपका 60 डिग्री का है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग इन दिस डायरेक्शन, which is 2 न्यूटन पर कूलम आई कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ऐसा दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रीजन इज, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर, ठीक है। सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में पास हो रहा है, विच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, यू कैन से दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड नॉर्मल ऑफ दिस कॉइल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। सबको क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? क्वेश्चन तो समझ आया सबको? एक सर्कुलर रीजन है जिसका एरिया वेक्टर हमें पता है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, और हमें फ्लक्स का वैल्यू निकालना है कितना हो, ठीक है। फ्लक्स का वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर रीजन। इस रीजन में से कितनी फील्ड लाइंस कट करके जाएगी, ठीक है। अरे समझ आ गया कि नहीं आया? चलो अगर समझते हो तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, एरिया वेक्टर तो हमको पता है, ये नॉर्मल एक्सिस हमें दी हुई है, तो हमें पता है कि एरिया वेक्टर आपका इधर ही कहीं लाया करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है वो देख लो आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये आपका है 30 डिग्री, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है आपका 30 डिग्री। तो आपका फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन योर एरिया वेक्टर एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं थीटा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये 60 डिग्री को देखते हैं और इसको थीटा की जगह पे पुट कर देते हैं, तो वहाँ पे उनका सवाल रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। थीटा हमेशा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन योर एरिया वेक्टर एंड योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं इस तरह के सवाल में। एग्जाम में क्या करते हैं, वो उनको ये 60 डिग्री दिख जाता है तो देख के खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ थीटा तो पता ही है,
થીટા તો અમને આપેલું છે નહીં, આપેલું નથી ભાઈ. અહીંયા જોવાનું તમને कि एरिया वेक्टर અને इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर માં एंगल કયો બને છે, दैट एंगल इज योर थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो थीटा होगा वो 60 नहीं होगा, कितना होगा 30 डिग्री होगा. ठीक है, 30 डिग्री आपका थीटा का वैल्यू होगा. तो यहाँ से आपको फ्लक्स का वैल्यू पता चल जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता ही है 2. एरिया वेक्टर हम निकाल सकते हैं. सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है, सर्कल का एरिया कितना होता है, अरे बोलो, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस 30 मतलब साइन 60 के बराबर होता है, जिस √3/2. सो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका होता है. जनरली आप इसको वेक्टर अप्रोच से भी कर सकते हो, है ना. यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते होता है. कई बार हम इसमें वेक्टर अप्रोच भी लगा देते हैं, जैसे कि एरिया वेक्टर को आप 2 कंपोनेंट्स कर सकते हो. इस एरिया वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स कर दो. एक तो हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर्स के देखो 2 कंपोनेंट हो जाएगा. एरिया वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a cos 60 वाला कंपोनेंट आपका होगा j कैप में, प्लस a sin 60 वाला कंपोनेंट आपका होगा i कैप. ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर तो हमें गिवन है, विच इज 2 न्यूटन पर कूलम i कैप. तो जब आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो भी आपको देखो सेम आंसर ही मिलेगा. व्हेन यू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ दीज वेक्टर्स e डॉट a, देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर. देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, ये आपका एरिया का वेक्टर है. दोनों को डॉट प्रोडक्ट कराओ तो इसका आंसर आ जाएगा EA साइन 60, और जब आप वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर एंड साइन 60 इज √3/2, यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, तो आप इसको वेक्टर अप्रोच से भी कर सकते हो, और अगर आपको पता है कि थीटा किन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है तो आप वो वाला अप्रोच भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, दोनों अप्रोच करेक्ट है, बोथ द अप्रोचेस आर करेक्ट, यू विल गेट द सेम आंसर. चलो, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं. इसके अलावा फ्लक्स पे वो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है. कई बार जैसे कि अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 5 दिया रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 4 दिया रहता है. तो ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, दिस ऑल आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कई बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो नॉन यूनिफॉर्म दे देता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x का फंक्शन होता है. ठीक है ना. तो इस तरह की जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है. इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सपोज करो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया 5x और डायरेक्शन दे दिया i कैप. ठीक है, और एरिया वेक्टर हमें दे दिया एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप. इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम. अब आपको बोला गया बेटा फ्लक्स निकालो, कितना होगा. तो अगेन आपको फाइंड करना है फ्लक्स का वैल्यू. तो आप फ्लक्स के लिए क्या करोगे, बेसिक आपको पता होना चाहिए, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराओगे, यू विल गेट 30x न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब वो जनरली कई बार ऐसा बोल देता है कि बेटा फाइंड करो फ्लक्स का वैल्यू जब आपका x का वैल्यू होगा 5 मीटर्स. तो आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देना है, दिस इज 30 इंटू 5. तो आपका फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा 150 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो. इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है. ठीक है, तो हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डील करना आना चाहिए, हमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डील करना आना चाहिए.
इसके अलावा मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, अब सपोज करो आपको एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अगर हमें वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। और अगर हमें जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। अब वो जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चंस में आपको पोटेंशियल दे देते हैं, वो किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड में से किसी का भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो पोटेंशियल सपोज करो आपको दे दिया 5x² y प्लस एक्स जेड। ठीक है, इस तरह का आपको पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया और आपको बोला गया कि बेटा फाइंड करके बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कितना होगा। तो एक्स डायरेक्शन के लिए आप सिंपली क्या करोगे, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। अब जब आप डेल वी बाय डेल एक्स करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका y और z वाला पार्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। y एंड z यू विल ट्रीट लाइक एट ए कांस्टेंट। ठीक है, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan xy और प्लस हो जाएगा z। ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। अब वो क्या करता है, कई बार आपको कोऑर्डिनेट्स भी दे देता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x डायरेक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स दे देता है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो 10 इंटू 1 इंटू वाई का वैल्यू हो गया 2 और z का वैल्यू हो गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द 20 प्लस 3 23। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस 23 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? अरे बताओ, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना, तो हमें ये सब चीजें समझ आनी चाहिए अब। अच्छा, इसके अलावा वो क्या करता है, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देता है कि बेटा आप बहुत समझदार हो गए हो, बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो, तो आपसे एक सिंपल सा ही सवाल पूछ लेते हैं। कई बार वो इतना हार्ड सवाल नहीं पूछता, बहुत सिंपल सवाल पूछता है। वो क्या करता है, पोटेंशियल खाली x का फंक्शन दे देता है 4x²। ठीक है, और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द x का वैल्यू इज 1। क्या आप मुझे निकाल के बता सकते हो कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जब आपको पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ x? क्या आप कैलकुलेट करके बता सकते हो? एनी वन ऑफ यू, जल्दी से बताओ मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पोटेंशियल इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू 1? यस, प्रियंका पाटिल ने आंसर निकाला है 8। देखे तो क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, बस तो डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा, माइनस 8x, है ना। अब बच्चे यहाँ भी गड़बड़ कर देते, माइनस का साइन भूल गए, माइनस का साइन भूल जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हाँ -8 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, इस तरह से हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं इसलिए करवाता हूँ क्योंकि जो छोटी छोटी हमारी मिस्टेक्स होती है एग्ज़ाम में, वो होने से हमारी बच जाएगी। अगर आप ये छोटी छोटी गलतियाँ अपनी पकड़ोगे तो बहुत एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलो आ जाओ, आगे चलते अपन। फिर अपन ने बात करी थी थोड़ी थोड़ी पोटेंशियल के बारे में, है ना। पोटेंशियल से रिलेटेड हमने थोड़ी बात करी थी, व्हाट इज़ योर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जो वर्क डन होता है ना, जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठा के किसी पॉइंट P पे लेके आते हैं, उसको लाने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज़ योर वर्क डन, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज योर पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज
इज नोन एज योर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल का पॉइंट हम सबको क्लियर है। चलो पोटेंशियल पे क्वेश्चन कैसे आते देखो। सपोज करो आपको इस तरह का अरेंजमेंट दे दिया हो, पोटेंशियल और वर्क डन के बता रहा हूँ। कई बार हमें ना इस तरह का अरेंजमेंट दिया रहता है एग्जाम में कि बेटा ऐसे चार्जेस रखे हुए मैंने, दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, दिस इज चार्ज 3 एंड दिस इज चार्ज 4। ये 4 चार्ज रखे हुए हैं। तो पहला तो सवाल ये पूछते हैं आपको कि बेटा इस तरह के अरेंजमेंट में बताओ वर्क डन कितना होगा, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना? इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। अब सपोज करो चार्ज का वैल्यू आपको दे दिया है, आप ले लो चार्ज 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस भी ले लो आप 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। ठीक है, इस तरह का आपको अरेंजमेंट दे दिया है। तो आपको बोला जाता है बेटा फाइंड करो वर्क डन कितना होगा और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग क्यों पूछ लिया। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पिक्चर में आपकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, तो आपके दिमाग में एक टर्म आना चाहिए विच इज़ योर कंजर्वेटिव। इसका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव। और जब आपकी फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो उसके द्वारा जो भी वर्क डन होता है वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। जितना भी वर्क डन होता है हमारा सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप वर्क डन निकालो या पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने क्या किया, इसको स्टेप बाय स्टेप समझो तो आपको फील हो जाएगा पूरा, हाँ सर ऐसा ही कुछ होता था। तो सपोज करो पहले मैं एक चार्ज को ऐसे उठा के लाया, सपोज करो मैं पहले 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को उठा के लाया इन्फिनिटी से। मैं इस चार्ज को उठा के लाया ऐसे उठा के मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, ये मेरा चार्ज हो गया 1 माइक्रोकूलम। अब 1 माइक्रोकूलम को मुझे उठा के लाने में क्या मैंने कोई वर्क डन किया? क्या 1 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाने में क्या कोई वर्क डन कहलाया जाएगा? आप कुछ सोच के बताओ। अगर मैं 1 माइक्रोकूलम को उठा के ला रहा हूँ इन्फिनिटी पॉइंट से किसी और पॉइंट पे, तो क्या वर्क डन कहलाया जाएगा? नो। हाँ, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सटर्नली कोई भी फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एक्सटर्नली यहाँ पे अभी तक कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो 1 माइक्रोकूलम को उठा के लाने में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट is equal to 0 because there is no external charges present। अच्छा, अब मैंने क्या किया, 2 माइक्रोकूलम को उठा के लाया, इन्फिनिटी से उठाया, टू उठा के लाके मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। अच्छा, मुझे बताओ कि 2 माइक्रोकूलम को उठा के लाने में इन्फिनिटी से मुझे क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? बताओ बताओ। अगर मैं 2 माइक्रोकूलम चार्ज को उठा के ला रहा हूँ इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे, तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाला चार्ज आपका प्रेजेंट है 1 माइक्रोकूलम वाला, है ना। तो 1 माइक्रोकूलम की वजह से इस चार्ज पे कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1 मीटर एंड दिस इज योर पॉइंट चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल पैदा होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा? दैट इज V इज इक्वल टू KQ/R, K इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 1 मीटर। तो इतना पोटेंशियल आपका पैदा हुआ, किसकी वजह से पैदा हुआ? ये वाले चार्ज की वजह से जो 1 माइक्रोकूलम का है। अब इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल की वजह से इस चार्ज पे कितना वर्क डन हो जाएगा? हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, तो पोटेंशियल तो हमें पता है और इसका चार्ज भी हमें पता है, तो हमें वर्क डन का वैल्यू पता चल जाएगा
कि 2 माइक्रोकूलम को उठा के लाने में कितना वर्क डन हुआ, विच इज k इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन r इंटू चार्ज का वैल्यू हमें गिवन है कितना, 2 माइक्रोकूलम टू 10 की पावर -6। इतना वर्क डन हमने किया। ठीक है, सबको समझ आया? यस बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब हम तीसरे चार्ज को उठा के ला रहे हैं। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको फील कर जाओगे तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई। अब मैं तीसरे को उठा के ला रहा हूँ, डू डू करते हुए ला रहा हूँ, डू करते हुए ला रहा हूँ, डू करते हुए ला रहा हूँ, और मैंने लाके इधर रख दिया। अच्छा, ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि आप कौन से पाथ से लेके आ रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कंजर्वेटिव फील्ड है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आप इसको ऐसे उठा के लाओ, चाहे ऐसे घुमा के लाओ, चाहे ऊपर से नीचे घुमा के लाओ, कैसे भी लेके आओ, बस यहाँ पे ला के आप इसको रख दो। ऐसे रखो कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना होगा, 1 मीटर। ऐसे हमने ला के रखा कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, 1 मीटर। अब ये चार्ज हो गया आपका 3 माइक्रोकूलम। अब अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो इस चार्ज पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल लगेगा और इसकी वजह से भी पोटेंशियल लगेगा। ये दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लगेगा। तो ये डिस्टेंस सबसे पहले आप निकाल लो, ये आपका कितना हो जाएगा, √2 मीटर्स। ठीक है। अब अगर मैं इस वाले चार्ज की बात करूं तो इस वाले चार्ज पे दोनों की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा, और वो कितना क्रिएट होगा, दैट इज़ योर k इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 प्लस k इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन √2। इतना आपका हो गया पोटेंशियल। अब जब इस पोटेंशियल को आप चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन पता चल जाएगा। तो इतना वर्क डन होगा जब हम ये थर्ड वाले चार्ज को उठा के लाएंगे इस पॉइंट। समझ आया आप लोग? इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा जब हम इस थर्ड चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाके रखेंगे। ठीक है। अब हम चौथे वाले चार्ज को उठा के लाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। देखो, फिर से हमारे पास कोई भी पाथ ले लो, आपकी मर्जी, आपको जिस पाथ से लाना है लेके आओ, इट्स योर चॉइस। तो मैं चला फिर से इसको उठा के टू करता हुआ मैं यहाँ पे पहुँच गया। अच्छा, ऐसे मैंने इसको ला के रखा, इस चार्ज को मैंने ऐसे यहाँ पे प्लेस किया कि मेरा यहाँ से जो डिस्टेंस है और मेरा यहाँ से जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस इक्वली मेंटेन। ठीक है। तो अब मुझे इस चार्ज पे निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। तो इस चार्ज पे देखो तीन पोटेंशियल आपके आएंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। तो तीनों की वजह से आप पोटेंशियल निकालोगे इस चार्ज पे, और उसको जब चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे जो चार्ज है आपका विच इज़ 4 माइक्रोकूलम, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे चार्ज से 4 इंटू 10 की पावर -6। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये वाले चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ। अच्छा, टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन आप निकाल लोगे, ये सभी वर्क डन को ऐड कर दोगे। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। दिस विल बी योर टोटल वर्क डन, एंड दिस टोटल वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो यही आता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन in bringing all the charges and arranging them in a regular pattern। ठीक है, उनको किसी रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर देना। अब वो पैटर्न आपका स्क्वायर भी हो सकता है, वो पैटर्न आपका ट्राइंगल भी हो सकता है, वो पैटर्न आपका हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी पैटर्न आपको दे सकते हैं ना। अपने को तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, चाहे वो हेक्सागन दे दे, चाहे वो ट्राइंगल दे दे, चाहे वो स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे दे, दुनिया भर का कोई भी शेप दे दे, हमें उससे क्या मतलब। हमें तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमें तो इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं, पहले इसको रखेंगे, फिर 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 इसको रखेंगे, और सबका वर्क डन जो टोटल होगा वो निकाल के हम दे देंगे। ठीक है, सबका वर्क डन जो होगा वो टोटल हम निकाल के दे देंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है।
चलो बहुत बढ़िया। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम पे भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्ज़ाम में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, आपको एक स्क्वायर अरेंजमेंट दे देते हैं पहले से ही, ये दिया होता है आपको क्वेश्चन में। वो बोल देते बेटा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा आप बताओ मेरे को कि इस सिस्टम की वजह से कितना पोटेंशियल पैदा होगा। सबसे पहले तो ये बताओ कहाँ पे निकालना है पोटेंशियल, सेंटर पॉइंट पे। और फिर पूछेंगे सपोज करो सेंटर पॉइंट पे हमने एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया, तो बताओ इस क्यू नॉट चार्ज पे वर्क डन कितना होगा इस सिस्टम की वजह से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देते हैं। क्या आपको बात समझ आई? यस तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाएगा कि इस सिस्टम को फॉर्म करने में, ये जो हमने चार चार्ज यहाँ पे यहाँ ला के रखे हुए हैं, इस सिस्टम को फॉर्म करने में कितना वर्क डन किया। पहला सवाल ये जो आपने अरेंजमेंट ऐसा फॉर्म किया, इसको फॉर्म करने में कितना वर्क डन हुआ। दूसरा सवाल ये पूछेगा सपोज करो मैं एक क्यू नॉट चार्ज को उठा के ला रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर, और जब इस सिस्टम के अंदर ले के आऊँगा तो क्यू नॉट चार्ज को उठा के लाने में कितना वर्क डन होगा। इसमें दो तरह के वर्क डन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला जो वर्क डन है, पहला वाला जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं सिस्टम को फॉर्म करने में, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो वर्क डन है, जब आप किसी चार्ज को, एक्सटर्नल चार्ज को उठा के सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हो और उसके सेंटर पॉइंट पर रख रहे हो, तो वो जो वर्क डन है वो इन सब चार्जेस की वजह से होगा। समझ रहे हो? पहला जो वर्क डन है, ये वर्क डन वो वर्क डन है जब हम इन्फिनिटी से एक एक चार्ज को उठा के लेके आते थे। इन्फिनिटी से उठा के इसको लाए, इन्फिनिटी से उठा के इसको लाए, इन्फिनिटी से उठा के इसको लाए और इन्फिनिटी से उठा के इसको लाए। तो ये तो आपका वो वाला वर्क डन हो गया। दूसरा जो वर्क डन है, ये तब का वर्क डन है जब आपका ये सिस्टम फॉर्म हो चुका है और इसके बाद आपने किसी एक्सटर्नल चार्ज को उठा के लेके आ रहे हो और इस सिस्टम में ला के रख रहे हो, तब कितना वर्क डन होगा। समझ आ रही है? दोनों बातें अलग अलग है। पहली बात अलग है, दूसरी बात अलग है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने शायद आपको करवाए होंगे, मुझे पता नहीं है, करवाए होंगे। हाँ, करवाए तो हुए, आपकी कॉपी में करवाए हुए हैं। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, अपनी कॉपी खोलते ही नहीं है ना, घर पे जाके ऐसे कॉपियों को फेंक देते हैं, तो उनको बार बार रिवीजन करवाना पड़ता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, कॉपी को खोलते नहीं हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। अभी तक मैंने आपको जितना होमवर्क दिया है, अगर आपने सीरियसली सारा होमवर्क करके रखा है कॉपी में, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब वही क्वेश्चंस है जो मैंने आप सबको पहले से ही करा रखे हैं, है ना। अगर आप अपनी कॉपी जाके खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो अच्छा, आज के लिए इतना ही रिवीजन रखते हैं अपन, थोड़ी बातें कर लेते अब और फिर क्लास का एंड करते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? इस कंसेप्ट में कोई डाउट? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं। हमने देखा गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, अब हमें आना चाहिए। गॉस लॉ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका, पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर पोटेंशियल पे क्वेश्चन बनता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी का भी क्वेश्चन उसी में पूछ लेता है। ठीक है, चाहे आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, चाहे आपसे वर्क डन पूछ लेगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बन जाता है। तो जो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने आज डिस्कस किए, और पोटेंशियल का एक रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बेटा, माइनस डेल वी बाई डेल आर। इससे हमें ये पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स इन दैट डायरेक्शन in which the potential decreases with respect to r,
पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर का मतलब यही होता है कि जब हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं और अगर आपका सपोज करो पोटेंशियल ऑफ 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ 2 है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जहाँ पे आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इस तरह के आपको डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। कई बार इस तरह के पैटर्न्स होते हैं, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और आप ऐसे मूव कर रहे हो, सपोज करो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, तो अब देखो जब आप ऊपर जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हो। जब आप परपेंडिकुलर जाते हो तो इस सरफेस से इस सरफेस पे जाने में आपका कोई भी पोटेंशियल का चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल का चेंज आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल का चेंज कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए हम इस सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस पे आप कहीं भी चले जाओ आपका पोटेंशियल हर जगह पे सेम रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल आपका हर जगह पे सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर ही तो होता है। इसका मतलब डी आर वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में जब आपका एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, दिस इज योर डी आर वेक्टर और दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। जब दोनों फील्ड्स में आपका एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। जब आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जब चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो आपका सरफेस कैसा बन जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इस वाली लाइन पे जितने भी सरफेस लाई करेंगे ये सब के सब इक्वी पोटेंशियल होंगे। इसलिए बोलते हैं ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों परपेंडिकुलर बोला जाता है, कभी इस बात पे गौर करो। परपेंडिकुलर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाता है। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो पोटेंशियल का चेंज भी जीरो हो जाता है। जब पोटेंशियल का चेंज जीरो हो जाता है तो VA बराबर VB हो जाएगा, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या आपको कहानी समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इतना हमने डिस्कशन आज कर लिया है। अब हम शाम वाली क्लास में थोड़ा और रिवीजन करेंगे, तो शाम वाली क्लास में भी आप लोग जरूर आएँ, क्योंकि अभी आपका रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट अच्छा होते जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले हम 8-10 दिन, आपको तो काफ़ी टाइम मिलेगा रिवीजन करने का, तो 10 दिन अगर आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जितना रिवीजन क्लास करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, विल मीट अगेन।